हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। आप सभी उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का तीसरा अध्याय है ना। किसी किसी किताबों में तीसरा है, लगभग तीसरा ही मिलेगा, धातु और अधातु के बारे में। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इस वीडियो में नहीं, इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है ना, जिससे आपको भी एक डायग्राम एक तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ इस लेसन में है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले उसको समझते हुए देखिए, जैसा कि लेसन का नाम दिया है धातु तथा अधातु, तो साधारण सी बात है कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातु किसे कहते हैं, क्या होते हैं अधातु, और कुछ टॉपिक्स में हम लोग उपधातु के बारे में भी बात करेंगे, है ना। मन में आ रहा होगा कि ये सब क्या चीजें, तो हम टोटली मतलब इस लेसन में यही सब पढ़ेंगे कि क्या होते हैं धातु, है ना, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनको शुद्ध किया जाता है, किस किस में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा और अब हम लोग पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि समझ में आ ही गया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस लेसन में। ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखो, मुझे लगता है कि आप धातु अधातु को बाद में समझे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और पीछे चल के देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? द्रव्य के बारे में, है ना। मैटर बोलते हैं, मैटर, द्रव्य के बारे में, है कि नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया ना, तो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि आपका ये लेसन बहुत अच्छा जाने वाला है, आप इस लेसन को समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है द्रव्य के बारे में कि द्रव्य होता क्या है। ठीक है। तो द्रव्य, देखिए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है। ठीक है। क्या घेरता है? स्थान। जैसे ये चाक है, तो जैसे इसको हमने यहाँ पर रख दिया है ना, तो देखो ये इतना स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा। उसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कि द्रव्य ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कई सारे गुण होते हैं। जैसे जड़त्व का गुण पाया जाता है, द्रव्यमान होता है ना, ये सब उसमें गुण पाए जाते हैं। समझ में आया ना। मतलब एक तरीके से सीधा सीधा बोलूं ना, तो जितना सब कुछ हमें दिखाई देता है वो सब द्रव्य है। ये हवा, ये पानी, ये हमारे चारों तरफ की दीवारें, है ना, ये मैं स्वयं एक द्रव्य हूं, मैटर हूं। समझ में आ गया ना। मतलब ये चाक भी क्या है? एक द्रव्य है। मतलब जितना सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो स्थान घेर रहा है, वो सब क्या है? द्रव्य है। सिंपली ये समझ में आ गया ना कि द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य आपको समझ में आ गया, कोई भी वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, द्रव्यमान होता है, वो सब क्या है? द्रव्य। ठीक है। जैसे आप कुछ भी बता सकते हैं इसमें, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, दीवार, घड़ी, मैं स्वयं, चाक, ये सब चीजें। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम द्रव्य की विभाजन की बात करें, ठीक है, कि अगर हमने द्रव्य का विभाजन किया, कितने प्रकार से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो विभाजन की बात करते हैं तो इसका दो तरीके से विभाजन किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, आप कह सकते हैं इसे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई आपकी, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। अब उसके बाद हमें भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, भौतिक वर्गीकरण में किसी भी पदार्थ को, अब आपको समझ में आएगा कि सब लोग पढ़े हुए चीज है ना। भौतिक वर्गीकरण में किसी भी पदार्थ को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। ये तो आसान है, आपने पढ़ा हुआ है 9th में, है कि नहीं। तो भौतिक वर्गीकरण मतलब, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम द्रव्य का विभाजन करते हैं कि बताओ भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रमुखतः तीन तरीके से। मतलब जितनी चीजें हमें दिखाई देती है ब्रह्मांड में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, वो सब तीन ही चीजें होती हैं। या तो वो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या फिर गैस होगा, है कि नहीं। ये तीन चीजें होती हैं।
हालांकि आपको उच्च क्लासों में जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जब आप उच्च क्लासों में पढ़ेंगे तब आपको दो और अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब टोटल मिला के 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था होती है, हार्मोनिक संघनित अवस्था होती है ना, इस तरीके से। तो अभी सिंपली हम यहाँ पर इन्हीं 3 के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताना चाहेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो द्रव्य होता है 3 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताते चलूं कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है। ठोस में देखिए वे सब पदार्थ आते हैं जिनका आकृति और आकार क्या हो, निश्चित होता है। आयतन और आकृति मतलब दोनों क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस। जैसे आपका इसमें आ जाता है ईटा, है कि नहीं, अपना नाम लिख दूं क्या मैं इधर, दीवार या फिर चाक, इसको नीचे लिखता हूं नहीं तो गड़बड़ करेंगे, है ना। ये सब चीजें है कि नहीं, ये सब क्या है, ठोस है। देखो इसका आकार आकृति बेलनाकार है कि नहीं, बेलनाकार है, और आकृति आकार सब निश्चित होता है। ये समझ में आ गया ना, मतलब जो जो चीजें ठोस होती, जो दबाने से दबती नहीं एक तरीके से, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। उसके बाद अगर हम द्रव्य की बात करें कि द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है, तो द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं ये उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है क्या चीज, जल हो गया, दूध हो गया, है ना, पेट्रोल लिख देते हैं, पेट्रोल हो गया, है ना। मतलब इस तरीके से ये सब क्या है, द्रव है कि नहीं। दुनिया में आप क्या 2-3 चीजें तो देखते हैं, एक होती है गैस, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, इस तरीके से सारी गैस है कि नहीं। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा शांत बैठिए और ये समझने का प्रयास कीजिए, आप देखिए अपने आसपास, यही 3 चीजें आपको केवल दिखेंगी, या तो आपको ठोस दिखेगा, या तो आपको द्रव दिखेगा, या तो आपको गैस दिखेगा। ठीक, कई बार मन में आता है कि भाई मान लो इन सभी के बीच की भी जो अवस्थाएं होती है उसी के बारे में हम बता रहे थे कि आप उच्च क्लास में पढ़ेंगे। जैसे जो प्लाज्मा होता है, जैसे जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं ना, तो वो लावा क्या होता है, ना ठोस होता है, ना द्रव होता है, ना गैस होता है कि नहीं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। हालांकि वो यहाँ पर सिलेबस में है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हाँ इनसे हटके भी कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। भाई प्लाज्मा एक तरीके सीधा सीधा मैं आपको बोलूं कि भाई जो गाढ़ा भी हो, मतलब अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए एक ही में, ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ठोस को और द्रव को जब मिक्स कर दिया जाएगा तो एक नया बन जाएगा कि नहीं, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम फिर से एक बार देखें तो द्रव का अब हमारे समझ में आ गया है, मतलब आपके समझ में आ गया है कि विभाजन अगर हम द्रव को करते हैं तो 3 तरीके के द्रव हैं हमारे आसपास जो दिखाई देते हैं, या तो ठोस है, या द्रव है, या फिर गैस है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। उसके बाद अगर हम और विभाजन देखें, इसका रासायनिक वर्गीकरण देखें कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भी ये प्रमुखतया बात करते हैं तो ये प्रमुखतया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका तत्व, दूसरा है आपका यौगिक, ठीक है, और तीसरा है आपका मिश्रण। सिंपल समझ में आ रहा है ना। अब धीरे धीरे हम लेसन पर आ रहे हैं, ठीक है, हम लेसन पर आ रहे हैं इस चीज को समझते हुए। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर मैं, ये तो भौतिक वर्गीकरण है, देखने के आधार पर हमने इसका विभाजन कर दिया, है ना, उसके आकार आकृति संरचना के आधार पर। लेकिन अगर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाए तो 3 तरीके से होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो अब हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि मन में आ रहा होगा कि भाई ये तो नई चीजें आ रही हैं, किताबें में भी नहीं है शायद ये सब चीजें। हालांकि अब यहाँ से ये आपका किताब का ही पार्ट है, लेसन का है, आपके यहाँ से शुरू होगा। फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन मन में ना रहे कि हाँ ये सब क्या होते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम तत्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें
भौतिक अथवा रासायनिक, भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थों में, विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थों में विभाजित, विभाजन लिखते हैं हमने, विभाजित, ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। अब हम तत्व पर आ गए हैं, इसलिए मैंने इसकी परिभाषा लिख ली है, दी है, क्योंकि आप तत्व को समझिए, है कि नहीं। अब आपको समझना है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, वो या तो तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम तत्व की बात करते हैं कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है तत्व के लिए, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कोई पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ हो, अगर उसे चाहे भौतिक विधि अपना लो चाहे रासायनिक विधि अपना लो, भाई दो ही तरीके की विधियां हैं हमारे पास, भौतिक विधि या रासायनिक विधि, कोई भी विधि अपनाने के बाद भी उसे अगर आगे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो उसे तत्व कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा। अब ध्यान रखना, देखिए अब पढ़ने की जरूरत है, यहां पर आप समझिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने मान लिया कि ये देखो क्या है, चाक है, मैं इसे चाहूं तो और सरल बना सकता हूं, नहीं बना सकता। मैंने इसे 1000 बार अभी घिसा तो ये देखो, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए छोटे छोटे कण अलग हो गए, नहीं होंगे, इसका मतलब कि ये तत्व तो नहीं है। समझ में आ रहा ना। अभी मैं इसको और छोटा करूं, समझते जाइएगा, नहीं तो फंसोगे इसी में। तो इसको अगर मैं और छोटा करूं, ये जो कण दिख रहा है ना, हमें आपने सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो पढ़ा होगा, जिससे छोटे कणों को बड़ा करके देखने के लिए यूज करें। अगर मैं इनको और छोटा करूं और फिर इतना छोटा कर दूं कि ये छोटे ही ना हो, ठीक है, फिर उसे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। मतलब इसे सरल, अब इसका मतलब ये क्या हो गया, इसे आगे आप सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही क्या है, तत्व है। मतलब सीधा सीधा अगर हम देखें ना, तो दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, रसायन के आधार पर, रसायन विज्ञान के अनुसार सब तत्व से बने हैं। मैं स्वयं, हमारे दांत देखो ये कैल्शियम है, हमारे बाल देखो इसमें प्रोटीन केराटिन वगैरह सब मिली हुई है, हमारे नाखून देखो, आप अपने स्वयं देखो। तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं ना, तो जो तत्व होते हैं इन्हीं से सबका निर्माण होता है। जितनी चीजें हमें दिख रही है ना, ये लाइट, ये दीवारें, मतलब टोटली सब कुछ किससे मिलकर बना है, तत्व से। समझ में आ गया ना। एक चीज तो क्लियर हो गया कि सब तत्व से मिलकर बने हैं, और तत्व क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यौगिक की बात कर लेते हैं कि आखिर यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब दो या दो से, ये चीज ध्यान रखिए। मैं इसे देखो एक काम करता हूं, मैं इधर मिटा देता हूं, आप लोग इसे लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपको समझने की जरूरत है ना। तो अब हम यौगिक की बात कर लेते हैं। हमने तत्व के बारे में बात कर ली, यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए वे यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित अनुपात में तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित अनुपात में तत्व पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। निश्चित अनुपात का मतलब, जैसे जल का सूत्र देखिए, जल का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है ना, H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। मतलब कि दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। फिक्स है ये चीज, ये इसी को निश्चित अनुपात बोलते हैं, ये चीज समझिए।
मतलब जल हमेशा कब तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे, नहीं तो फिर जल बनेगा नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब जल क्या है, एक यौगिक हो गया। समझ में आया ना, जल क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, क्योंकि जल में निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में तत्व पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, यौगिक क्या होते हैं आपने समझ लिए। उसके बाद अगर हम तीसरे टॉपिक मिश्रण की बात करें, तो आप सभी को तो ये पता होगा कि मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व आप कह सकते हैं विभिन्न अनुपात में उपस्थित होते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है। मतलब मिश्रण में ना दो या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित होते, मतलब मिश्रित है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता कि हाँ ये इतना ये इतना। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमने अब तक देख लिया है तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमें थम्स अप दिखाकर बताइए कि हाँ आपके समझ में आ गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में। तो सिंपली तत्व आपको अब देखो, अब मैं सीधा यहाँ तत्व पर आ जाता हूँ, मैं टोटली मिटा रहा हूँ। अब हम अपने लेसन पर आ रहे हैं और हमने अब तत्व के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने तत्व के बारे में पढ़ लिया है, तो अब तत्व का भी विभाजन किया जाता है। अब आप चक्कर में फंसेंगे, है ना। देखिए जो तत्व होते हैं उसका भी विभाजन किया जाता है, ठीक है। एक होते हैं धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। मैं एक काम करता हूं, उपधातु को बीच में कर देता हूं। आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नहीं तो जैसे लिखूं वैसे लिखो आप। अधातु समझ में आ गया ना। मतलब जो तत्व होते हैं ना उनको भी अब तीन तरीके से विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक धातु, एक उपधातु और एक अधातु, ठीक है। अच्छा मैं यहां पर तत्व को तो आपके समझ में आ गया ना। और एक चीज और बताते चलूं कि दुनिया में ना आज तक 118 परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। जिनमें से 1 से लेकर 92 तक के तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं, प्रकृति में। बाकी इसके ऊपर बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तत्व मतलब दुनिया में ना जितने आज तक टोटली जो खोज हुई है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 117वां भी पता भी नहीं चला। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 117 ही है, लेकिन अगर परमाणु क्रमांक की दृष्टि से बात करें तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 1 से लेकर 92 तक के जो परमाणु क्रमांक है ना वो कहां पर पाए जाते हैं, प्रकृति में। अच्छा आपको ये परमाणु क्रमांक को लेकर कंफ्यूजन होता होगा, मैं इसे भी क्लियर करते चलता हूं कि आखिर परमाणु क्रमांक क्या होता है। आप सभी क्लास में जब होंगे ना, पढ़ते हैं, तो आपके रोल नंबर होते ही नहीं होते। तो देखिए रोल नंबर में क्या होता है, या तो लड़कियों का नाम आगे कर देते हैं या लड़कों का नाम ऐसे करके। रोल नंबर में क्या होता है, मतलब क्रम से लगे रहते हैं, है कि नहीं। हो सकता है कहीं कहीं स्कूलों में कॉलेजों में अल्फाबेट के हिसाब से लगाते हैं, कहीं पर लड़कियों को आगे कर देते हैं, कहीं पर लड़कियों को पीछे, ऐसे करके करते हैं। मतलब वो बात की बात है, मैं यहाँ पर केवल ये बताना चाहता हूँ जैसे क्लास में आपके रोल नंबर होता है ना, उसी तरीके से जो तत्व होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। मतलब अगर सीधा सीधा बोलूं ना, मैं सीधा सीधा बोलूं आपको, जैसे आपको अगर बहुत ज्यादा आता है तो मान लीजिए आपको 1 नंबर दे दिया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद 2 नंबर दे दिया, 2 रोल नंबर, मतलब कि पढ़ाई के आधार पर विभाजित कर दिया जाए तो इस तरीके से। उसी तरीके से जो तत्व होते हैं 118 तत्व हैं, इनमें जानते हो क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग 9th में पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसीलिए पढ़ना चाहिए, मैं इसको क्लियर करते चलता हूं। तो देखिए जो तत्व होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सोडियम, ये सोडियम तत्व है, ठीक है। सोडियम तत्व में ना इस तरीके से गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। इसमें तत्व के अंदर भी 3 कण पाए जाते हैं, आप कण कह सकते हैं,
जगह कम पड़ रही है लिखने की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब देखिए ये सोडियम का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखिए परमाणु क्रमांक का मतलब है कि 11 का मतलब है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। मतलब जब तत्व को देखा जाता है ना तो उसमें भी एक नाभिक होता है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से, नाभिक, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, हमने P प्लस N लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आ गया ना? तो मतलब जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं, वह परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। मतलब अब परमाणु क्रमांक आपके समझ में आ गया ना? तो इसी तरीके से मतलब एक से लेकर के 118 तत्व हैं हमारे पास। तो मतलब एक है किसी का, तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होता है। 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि जो तत्व होते हैं, तत्वों के में परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक होता है 1 से लेकर, जो तत्व हैं टोटली 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें तो जो परमाणु क्रमांक होती है वह तत्वों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक। सीधा सीधा प्रोटॉनों की संख्या को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आपको तत्व समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको परमाणु क्रमांक समझ में आ गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं समझ में आ गया। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करा देता हूं। देखिए तत्व किसे कहते हैं, ये अब आपको पता चल गया। 101 से लेकर 118, पहली चीज ये देखो, मैं बता देता हूं इसी का। दूसरी चीज ये, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, मतलब तत्व किसे कहते हैं हमने बता दिया। कितने तत्व हैं? 118 टोटल, 1 से लेकर 118 तक। अब ये एक क्या है, 118 क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। अब आपके मन में आता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक मैं तीसरा यहां पर लिख देता हूं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन है। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 11 ही होते हैं। क्लियर है? ये समझिए, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अब आपको सिंपल, ये फिर से रिवीजन, तत्व क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। उसके बाद कितने तत्व खोज हो चुकी है? 118 समझ में आ गए। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 118 तक के तत्वों की खोज हो चुकी है। आपको परमाणु क्रमांक पता चल गया ना। उसके बाद परमाणु क्रमांक क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या होते हैं? ये कण होते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी अब इतना समझ में आ गया ना, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने लगभग चीजें बता दी, केवल एक कसर या फिर लग रहा जो मुझे ये है कि देखो इस परमाणु, चौथा चीज है परमाणु। जो तत्व होते हैं ना वो एक तरीके से आप कह सकते हैं परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं।
एक मैं कॉलम आपको दिखा देता हूँ, ये समझ में आ गया ना, मैं इसे भी मिटा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो तत्व होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, वो परमाणु कहते हैं उन्हें, ठीक है। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ ठीक, हमने शॉर्ट में लिख दिया, तथा न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम का परमाणु है, परमाणु ज्यादातर गोल होते हैं, उसके केंद्र में एक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, ठीक वैसे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होते हैं, है ना, कितने तत्व खोजे गए हैं अब तक, ठीक है। प्राकृतिक तत्व किसे कहते हैं आपको पता लग गया होगा, कृत्रिम तत्व किसे कहते हैं पता लग गया, मतलब वे तत्व जो प्रयोगशाला में या लैब में बनाए जाते हैं, जब हम स्वयं से बनाते हैं तत्व, ठीक है, वो भी पता लग गया। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया, परमाणु किसे कहते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो मैं इसे भी क्लियर करते चलूं कि जो परमाणु होता है वह एक गोलाकार भाग होता है जिसमें जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये हमारा तत्व का टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। इसको समझिएगा, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत बार आने वाला है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि ये आपको समझ में आए। तो अब हम लोग चलते हैं तत्व का विभाजन करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि जो तत्व है, तत्व को 3 तरीके से विभाजित किया गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा है उपधातु, नहीं अभी हम अधातु ही करते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा फिर हमको, अधातु और उपधातु, ठीक है। अब हम अपने लेसन पर आ गए हैं, ये देखिए अब हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, अधातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उपधातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं, है ना। तो लेकिन अभी तक दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों की पढ़ाई अभी के लिए समाप्त हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और धातु को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं यकीन मानिए मैं आपको फुल दावे के साथ कहता हूं कि आपको क्लास करते करते याद कराऊंगा मैं स्वयं, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, मतलब पढ़ते रहिए, है ना, और देखते रहिए वीडियोज वगैरह भी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग धातु को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से तोड़ने फोड़ने वाले हम लोग धातु को। थैंक यू दोस्तों।